चलिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसको पहले समझ लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। भाई करंट क्या होता है? बेसिकली जो हम लोग करंट पढ़ रहे हैं, करंट के भी कई सारे इफेक्ट होते हैं। अभी आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर जब आपका शुरू होगा तो आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट के भी बहुत सारे चमत्कार दिखाती रहती है, कहीं कोई इफेक्ट दिखा रही, कहीं कोई इफेक्ट दिखा रही, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी हीटिंग इफेक्ट को जो है जूल ने डिस्क्राइब करके एक फॉर्मूला दिया था, तो इसलिए इसको नाम, दूसरा नाम भी होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये हेडिंग डाल लेते हैं। अब इसके बाद कहानी शुरू करते हैं। अब देखिए क्या होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा कोई भी रजिस्टर है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी वायर है, वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर किसी भी रजिस्टर में करंट फ्लो होती है तो उसमें क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से हीट का प्रोडक्शन हो जाता है। तो हीट का प्रोडक्शन जो होता है वो करंट किसकी वजह से हो रहा है, करंट की वजह से हो रहा है। तो इसीलिए उस फिनोमेना को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर आया समझ में इतना? सीधे सीधे लाइन बोले, when the current passes through a resistor it produces heat. The phenomena of this current, the phenomena of this current, the property of this current is called heating effect of the current. Means current के flow होने से heat का production कब, जब किसी रजिस्टर से पास करंट जो क्या हो रही है, पास हो रही है। अच्छा, रजिस्टर कोई भी वायर हो सकता है। रजिस्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा रेजिस्टेंस, एक ऐसा वायर जिसके पास रेजिस्टेंस हो, और दुनिया में ऐसा कोई वायर नहीं जिसके पास रेजिस्टेंस ना हो। मान लेते हैं हम लोग जब आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं कि यार इस वायर का रेजिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा दुनिया में भी कोई वायर नहीं बना जिसका कोई ना कोई जरा सा भी रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। क्लियर है? So the production of heat when the current passes through a resistor is called heating effect of current. अब बेसिकली हीटिंग इफेक्ट के कई सारे यूजेस हैं, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन होती है, हीटर होता है, ये सारी। तो वहां हम रजिस्टर जो जितना, अब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लेंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब लिखेंगे when a current is passed through a high resistance of wire like nichrome, ठीक, नाइक्रोम का वायर का जो होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और भाई साहब उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, जैसे ही गर्म हुआ पिघल जाए। तो when a current is passed through a high resistance of wire like nichrome, then it produces more heat. So the production of this heat is called heating effect of current. क्लियर आ गया समझ में? तो डेफिनेशन लिखते हैं, when a current is passed through a resistor pass through a resistor, then production of heat takes place. This is called heating effect of current. Heating effect of करंट। चलिए, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब सबसे बड़ी बात है कि कॉज क्या होता है। कॉज मतलब कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता है, आपको कॉज मैंने बताया था, रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है, कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, वही इसका कॉज। कॉज क्या होता है सुनिए, जैसे ही आपने किसी कंडक्टर का मतलब बेटा क्या है, वायर, जो करंट का कंडक्शन कर रहे हैं, ठीक, या रेजिस्टिव वायर, ठीक है, तो कह सकते हो भाई रेजिस्टेंस तो होता ही है। किसी भी कंडक्टर को जब आपने क्या दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुई, करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने से उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हुए भाई, प्रोडक्ट, जैसे आपने किसी के
कंडक्टर के एंड पे क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और वो क्या होंगे, उनपे एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो वो आपस में क्या होंगे, बड़ी तेजी से कोलाइड होंगे। क्या होंगे, कोलाइड होंगे और एक्सेलरेट होंगे। लेकिन ये एक्सेलरेट होंगे और एक वेलोसिटी गेन कर लेंगे। एक्सेलरेट होते क्या करेंगे, वेलोसिटी गेन कर लेंगे, जिस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं, ठीक। उससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं एक्वायर कर पाएंगे। एक्सेलरेट होंगे थोड़ी देर के लिए, वैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर करेंगे और नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। तो होगा क्या कि फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने लगेंगे। फ्रीक्वेंट कोलिजन्स का मतलब क्या है यार, जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है, जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, उनको क्या मिली, एनर्जी, तभी तो वो भाग रहे हैं। अब जब वो टकरा रहे हैं तो वो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ने गेन की है वो किसको दे रहे हैं, उसमें पॉजिटिव मेटल आयंस को। भाई उनके साथ भी तो कोलिजन हो रहे हैं, तो वो सारी की सारी एनर्जी अपनी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मेटल आयंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जब मेटल आयंस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेटल आयंस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हीट का प्रोडक्शन हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीट का प्रोडक्शन होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है, ये है इसका कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो ये सारी चीजें भाई सीधी सी बात है। जैसे ही आपने किसी कंडक्टर के लिए बेटा क्या लगा, हमने क्या बताया आपको, कहानी आप अगर याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। कहानी ये है, आपने ये कंडक्टर लिया, इसको किसने लगाया, इसके दोनों एंड पे क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया। तो क्या लगा दिया, इसका मतलब आपने पोटेंशियल। पोटेंशियल ने क्या प्रोड्यूस कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगाया, वो सब भागने लगे, किस स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से। अब जो ड्रिफ्ट स्पीड से भागने लगे तो उनमें हुए कोलिजन्स आपस में। भाई जब भागेंगे तो उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब वो अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स तो आपस में टकराएंगे ही, साथ में कोलिजन्स होंगे मेटल आयंस के साथ। जो भाई कंडक्टर है उसके अंदर आयंस भी होंगे, तो उसके साथ जब कोलिजन्स होंगे तो वो सारी अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देंगे, उन आयंस को। वो फिक्स्ड आयंस हैं, वो थोड़ी भाग रहे हैं, तो उनको जब ट्रांसफर कर देंगे तो बेटा उन आयंस की जो आयंस होंगे वो वाइब्रेट करने लगे होंगे बड़ी तेजी से अपनी मेन पोजीशन के अबाउट। वो वाइब्रेशन बड़ी तेजी से करने लगे, यानी एटॉमिक वाइब्रेशन होने लगेगा। और जितनी तेजी से वाइब्रेशन होगा यार, कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस। तो इसीलिए जो कंडक्टर है वो क्या पड़ जाएगा, गर्म पड़ जाएगा, हीटिंग हो जाएगी उसके अंदर। ये होता है उसका कॉज। समझ में आ गया, तो कॉज नहीं लिखना, सीधे सीधे लिखते हैं। अब इसका डेरिवेशन कराते हैं, तो डायग्राम बनाते हैं बेटा। क्या करेंगे, एक हमने रजिस्टर लिया आर, ये आर रजिस्टर, इसको एक बैटरी से या सोर्स से जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, हम ई नहीं ले रहे हैं, 20 वोल्ट ले रहे हैं। और भाई साहब ये हमने ऐसे ले दिया, ये कांस्टेंट करंट भेज रहा है भाई, आई भेज रहा है, और ये वापस भी आई ले रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। ये 20 वोल्ट का आपने लगा दिया। चलिए लिखेंगे, कंसीडर अ कंडक्टर, इसको बेटा पॉइंट ए डाल लो, इसको पॉइंट यहाँ पे बी डाल लो। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। कंसीडर अ कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर इज connected to a battery of potential difference V, which sends a steady current। भाई बैटरी क्या करती है, करंट को स्टडी रखती है, स्टडी करंट I। अब देखिए होगा क्या, तो हम अगर बेटा आई करंट जा रही है और हम देखें कि टी टाइम तक आई करंट फ्लो हो रही, तो कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है टी टाइम में, Q इक्वल टू आई टी। तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम ए टू बी, यहां से लेके यहां तक अगर टी टाइम लगा तो कितना चार्ज फ्लो हुआ, बी इन टाइम
टी कितना Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें एक चीज पता है बेटा, अब हमें ये पता, आपको ये बताइए कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहाँ का पोटेंशियल? पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा होगा यार, सीधी सी बात है। यहाँ पे जाएगी फिर आगे एनर्जी धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप होता रहेगा, यहाँ का पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी से कम, तो ये होगा क्या, बी ए माइनस बी वी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या होगा बेटा, इसका पॉजिटिव होगा। भाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब होगा क्या कि भाई साहब जैसे ही चार्ज यहां से जाएगा, लगातार इस बैटरी है, यहां से चार्ज जाएगा, क्या बेटा इसका पोटेंशियल डिक्रीज नहीं होगा? पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। तो यहां से चार्ज यहां जा रहा है, तो यहां से यहां जाके पोटेंशियल जब डिक्रीज हो रहा है, तो क्या यहां से यहां जाने पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी? तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एज चार्ज moves from A to B, ठीक, A to B, तो लिखेंगे hence potential energy decreases। भैया पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है? Q इक्वल टू अगर हम निकालें तो बेटा क्या आएगा, Q इक्वल टू आएगा UF माइनस U आई। अरे भाई यही तो होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यार हम ऐसे लिख सकते हैं, फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, B है, इनिशियल पॉइंट बेटा हमारा क्या है, A है। बहुत बढ़िया। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि क्या पढ़ा था आपने, एक डेफिनेशन पढ़ी थी, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो पढ़ा था। तो अगर हम मानेंगे कि भाई चार्ज को यहां तक ला रहे हो तो क्या होता है, भाई आपने पढ़ा था फॉर्मूला, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1.2, तो वर्क डन निकालना, वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यार पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल इसलिए होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल होगा, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है क्यू बी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, क्यू बी वी माइनस क्यू बी ए। यहां से अगर हम कॉमन ले लें क्यू, तो क्या हो जाएगा, बी वी माइनस बी ए। यहां से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस हो गया क्यू, ठीक, ये माइनस हो गया क्यू। बहुत अच्छा। तो यहां से हमने कह दिया ये हो गया बी ए माइनस बी बी। बहुत बढ़िया। अब बी ए माइनस बी बी तुमको पहले पता है कितना है, ग्रेटर देन जीरो। तो भैया माइनस आगे लग गया तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन जीरो। तो माइनस का क्यू बी और विच इज लेस देन जीरो। अरे भाई नेगेटिव की कोई क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो। अच्छा बी ए बी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर कितना है, बी है, तुमको पता है बी ए माइनस बी बी की वैल्यू कितनी है, बी है, ठीक, क्लियर है। चलिए इतना याद। अब हम क्या करेंगे, अब हम भाई क्या हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ क्या होंगे, कोलिजन्स होंगे। जब कोलिजन्स होंगे तो बेटा इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसको दे देंगे, भाई काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसको मिल जाएगी, मेटल आयंस को मिल जाएगी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी अगर हमें पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा भाई कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पता चल जाए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही हीट की फॉर्म में अपीयर होगी जाके, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस काइनेटिक एनर्जी गेन्ड लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स is shared with the metal ions, अब भाई साहब याद रखिए कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस एनर्जी के जस्ट अपोजिट होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या है, जितनी थी उतनी ही रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो गई भाई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्योंकि टोटल क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो हेंस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, क्यू बी हो जाएगी। अब वो आप चाहो तो ये चीज यही लिख सकते हो, के लिख सकते हो माइनस का यू, तो के हो जाएगी बेटा क्यू बी विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से लिख लेंगे हेंस हीट जो हो जाएगी, तो हीट कितनी हो जाएगी, H इक्वल टू कितनी आई बेटा, क्यू बी। अब ये इक्वेशन 1 यूज कर लेना, क्यू की वैल्यू कितनी है, H इक्वल टू बी आई टी। ये हो गया भाई आपका रिलेशन यूजिंग
1। ये हीट एनर्जी आ गई, और ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर, तो मिल जाएगी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहीं अगर लगा दो I की जगह बी बाई आर रख लो, तो ये भी आ जाएगा, एंड H इक्वल टू बी स्क्वायर टी बाई आर। ये आप नोट कर लीजिए, जूल्स में आएगी। समझ में आ गया भाई? बताओ। बेटा समझ में आ गया? देखो आपने क्या किया, यहाँ से चार्ज जा रहा है तो यार इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का, तो यहाँ से यहाँ चार्ज जाने में पोटेंशियल में डिक्रीज हो रहा है भाई। यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज है, कम है, शुरुआत में यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो होगा क्या कि भाई पोटेंशियल एनर्जी भी तो डिक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना हुआ आपने निकाल लिया। ठीक, अब हो क्या रहा है कि जब आपने V वोल्टेज की बैटरी लगाई तो कोलिजन्स हो रहे हैं, कोलिजन्स की वजह से क्या मिला है, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड से। जब स्पीड मिल गई इलेक्ट्रॉन को तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। तो यार काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगी, टोटल एनर्जी को जीरो रखना है, क्योंकि कंजर्व रखना है, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट माइनस यू के इक्वल होगी, क्योंकि इसका सम करोगे अभी जीरो आ जाएगा। ठीक, तो K इक्वल टू माइनस यू हो गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। यही काइनेटिक एनर्जी जो मेटल आयंस है उसके कंडक्टर के अंदर उनको शेयर कर लिया जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रक की तरह काम करता है, एनर्जी भरी और मेटल आयंस को दे दी कोलिजन के टाइम पे। तो मेटल आयन क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जो होगा वो हीट एनर्जी की फॉर्म में दिख जाएगा। तो वहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, H इक्वल टू क्यू बी, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है, आपने फिर लगा दिया Q इक्वल टू आई टी, H इक्वल टू बी आई टी, ओम्स लॉ लगा के रिलेशन आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी। 10th क्लास में सिंपल सा पढ़ा था आप लोगों ने, ज्यादा वैसा नहीं था। चलिए नोट कर लीजिए। और ये सारी एनर्जी जूल्स में, अगर अभी कैलोरी में कन्वर्ट करनी हो तो क्या करेंगे अभी बताते हैं। कैलोरी सीटीएस यूनिट होती है। हो गया सर। ओके विक्रम, चलिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। अब इसके एप्लीकेशंस बेटा आप अपने आप पढ़ लेना। एचएल अरोरा बुक है, सिंपल है, बच्चों वाली कहानियां हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में बताया जा रहा हूँ, एक ऐसी डिवाइस है जो घर में सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है। मतलब क्या होता है कि कभी अगर लाइट ज्यादा आ गई, करंट ज्यादा बढ़ गई, तो वो क्या करती है, उसकी एक लिमिट होती है, रेंज होती है, कि उसका जो फिलामेंट होता है वो भी हीटिंग इफेक्ट से बेस्ड होता है। भाई उसका हाई रेजिस्टेंस होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे ही ज्यादा करंट हुई, फ्यूज का क्या हुआ, वायर हुआ, बहुत ज्यादा हीटअप हो गया, तुरंत मेल्ट हो गया। उसके आगे जितना भी सर्किट है आपके घर में वो सारा बच जाएगा, वायरिंग खराब नहीं होगी, आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे वो डैमेज होने से बच जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड में सेफ्टी के लिए। ठीक है, इट इज अ सेफ्टी अप्लायंस। छोटा सा सस्ता भी आता है, चीप होते हैं, बदले जा सकते हैं, एक खराब हुआ दूसरा लगा दिया। और भाई साहब जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है, तो नाइक्रोम का जो एलिमेंट लगा होता है उसका रेजिस्टिविटी तो हाई होता ही है, रेजिस्टिविटी हाई नहीं होगी गर्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है।
ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। इसके अंदर भी फिलामेंट होता है टंगस्टन का, हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो तभी तो पिघलता नहीं है, जलता रहता है। लेकिन फ्यूज के केस में मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो कभी पूछा जाए कि भाई फ्यूज का जो वायर होता है वो कैसा होता है, तो फ्यूज का वायर होता है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक आयरन के केस में, इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में, इलेक्ट्रिक हीटर के केस में हाई रेजिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? ये सारी चीजें अपने आप पढ़ लेना, थियरी है कि कैसे काम करता है, सारी चीजें बड़ा सरल है। ठीक, उसमें खास कर पूछा जाता है कि भाई बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, नियॉन गैस भरी जाती है, अधिकतर इनर्ट गैसेस भरी जाती है। ठीक है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, ये फिलामेंट जो गर्म हो जाता है अंदर, इसका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन हो जाएगा खराब हो जाएगा, कहते हैं नहीं बल्ब फ्यूज हो गया, तो फ्यूज हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर अब हम पढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, ये चीज हमने पढ़ ली, ये तो आ गई जूल्स में। अब कैलोरी की टर्म्स में इसको लिखना है तो यार 4.18 से डिवाइड कर देना, कैलोरी में बदल जाएगी। तो कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, कैलोरी होती है सीजीएस यूनिट ऑफ हीट। तो H इक्वल टू क्या लिखा था हमने सबसे पहले, BIT, इसको 4.18 से कर दिया, आगे कैलोरी में हो गई, पहले कितनी थी जूल में, I स्क्वायर RT, ए भी अपॉन डिवाइड कर दो 4.18, तो जूल से क्या हो गया कैलोरी, यानी V स्क्वायर T बाई R, ए भी कितने हो गई कैलोरी में, लेकिन डिवाइड करो 4.18 से। ठीक है, अब यहां से तुमको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन बहुत याद रखना है इसका। कंक्लूजन क्या निकला, H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई साहब, उतना ही ज्यादा हीटिंग होगी, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लिखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा है कि भाई H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, देख लो यहां से आई स्क्वायर। ठीक है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्लियर है? ओके, तीसरी बात है, अब यहां कंफ्यूजन क्या आता है जानते हो, कंफ्यूजन आता है कई बार बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर हमारे पास दो रिलेशन है, क्या है, दो रिलेशन। एक तो सर आपने भाई हमें ये पढ़ाया H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, जो कि हम मानते हैं। एक सर आपने हमें ये पढ़ाया B स्क्वायर T बाई R। हम किसकी माने, हमसे अगर कोई पूछे कि रेजिस्टेंस के साथ हीट इफेक्ट का क्या रिलेशन होता है, तो यार हम ये बताएं या सर हम ये बताएं, कब हमें क्या बताना है, ये बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। और बात भी सही है कि यार हम कह दें कि हीटिंग जो हीट एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, वो रेजिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करती है, तो ये तुम कैसे बता पाओगे। तो याद रखना भाई साहब, ये जब होगी जब भाई साहब कांस्टेंट करंट होगी, करंट क्या रहेगी पूरा सर्किट में, कांस्टेंट। और भाई साहब ये क्या रहेगी, ये जब होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। याद रखना हमेशा यार ये बात, ये कभी गलती नहीं करोगे। वोल्टेज जब वेरी नहीं करेगा किसी सर्किट का, पूरे सर्किट में वोल्टेज क्या रहेगा, V रहेगा हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस, तो भाई साहब हीट एनर्जी में कैसी वेरी करेगी, ऐसे वेरी करेगी। और अगर करंट जो है कांस्टेंट रही तो वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, तो भाई साहब ऐसे वेरी करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, बहुत काम में आने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, चलिए, तो ये हीट एनर्जी है, तो लिखेंगे H प्रोपोर्शनल टू R फॉर गिवन I, जब I गिवन हो। तीसरा 4, H प्रोपोर्शनल टू 1/R फॉर गिवन V, फॉर गिवन V। ये तो हो गया भाई। चल, तो देखिए 4 चीजें हो गई हमारी, ये कंक्लूजन निकला। जब वोल्टेज दिया हो तो ऐसे इनवर्सली, अरे भाई वोल्टेज की टर्म्स में कैसे वेरी करेगी, ऐसे। करंट दी हो तो कैसे वेरी करेगी, ऐसे। ये दिमाग लगा के रखना है। ठीक है, सारी चीजें ये तो यार ये बात नोट कर लीजिए, वो जरूरत नहीं है उधर वाला नोट करने की, फटाफट नोट कर लीजिए। ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। गुड, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, चलिए भाई इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हैं। तो ये भी 10th क्लास का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वैसे पावर क्या होती है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन को हम पावर कहते हैं।
अब यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वही इलेक्ट्रिक वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, कोई भी सोर्स क्या सप्लाई कर रहा है करंट को स्टडी करने के लिए? चार्ज। तो चार्ज को सप्लाई करने में जो वर्क डन हो रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो लिखेंगे, हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पावर। साथ साथ लिखते जाइए, 10th का टॉपिक है, छोटा सा। ठीक है, चलिए। The rate of electric work done is called, आप आगे जानते हो क्या कहते हैं वही लिख लेना। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन W/T। बहुत अच्छा। अच्छा, इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन हमने अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, वही तो वर्क डन होता है। और वर्क डन किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली थी? VIT। तो आपने निकाला था भाई साहब, सिंस W इक्वल टू क्या निकाली थी? VIT। W निकाला था VIT, बहुत सही है। तो यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT/T, T से T कैंसिल, हेंस P इक्वल टू VI। भाई साहब यही V इक्वल टू IR रख दो तो बन जाएगी I²R। यही I की जगह VR रख दो तो क्या बन जाएगा? V²/R। देखो 3 फॉर्मूले बन गए। ठीक, लिख लेना यूजिंग ओम्स लॉ। ये डिटेल में मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं, आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, और कोई बात। अच्छा, इसमें भी कंक्लूजन है। कंक्लूजन है, क्या है भाई कंक्लूजन? ये भी पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया। कंक्लूजन क्या है? बहुत सही। ठीक, कंक्लूजन है, when the resistances are connected in series, जब सीरीज में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो भाई साहब करंट क्या रहती है? सेम। और जब करंट सेम रहेगी तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? I²R वाला। तो हेंस लिखेंगे सीरीज द करंट remains same, hence P proportional to R। P proportional to R, क्योंकि भाई साहब करंट सेम रहती तो करंट रहती कांस्टेंट, तो यानी B proportional to R। ये चीज नोट कर लीजिए। ठीक, दूसरा कंक्लूजन बेटा ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो मैं छोड़े दे रहा हूं जगह, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंक्लूजन क्या है? अगर पैरेलल में अगर पैरेलल में कनेक्ट किए जाए, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा बेटा? वोल्टेज सेम रहता है। व्हेन दी रेजिस्टेंसेस, ये चीज बहुत याद रखनी, बहुत पूछा जाता है कि पी की डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिक पावर। दो फार्मूले यहां भी हो गए हीट एनर्जी की तरह। अब हमसे कहा जाए कि रेजिस्टेंस पे पावर किस तरह डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक पावर। तो अब तुम खोपड़ी बैठो तो अपना माथा फोड़ो बैठ के कि यार आर लगाए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लगाए, तो दिमाग लगाओ दिया क्या है भाई साहब। अगर करंट कांस्टेंट है सर्किट में, इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस क्या है? अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो वो सीरीज में है, तभी सीरीज में ही कांस्टेंट करंट रहती है। और जब करंट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, करंट तो कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रही है उसमें। और भाई साहब जब सीरीज में, जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो या करंट वेरी कर रही हो, करंट चेंज हो रही हो हर कंपोनेंट के अक्रॉस, तो समझ लो फिर वो पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। तो भाई साहब हमारा वोल्टेज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में अगर कनेक्ट रहे तो क्या हो जाएगा? द पीडी रिमेन्स सेम। किसके अक्रॉस? हर एक रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? हेंस P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और I जो होगी वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अच्छा, ये कैसे आता है ये भी देख लीजिए, एक मिनट। तुमने ओम्स लॉ पढ़ा है, I इक्वल टू क्या होता है? V/R। भाई वैसे जनरली क्या पढ़ा है? जनरली हमने पढ़ा B प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR। तो यहां से अगर I निकाले तो बेटा क्या आएगा अभिषेक? V/R। अब तुमने कह दिया कि रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो बेटा कांस्टेंट इसमें क्या चीज हो गई? ये कांस्टेंट हो गया।
तो बेटा इसको हम कांस्टेंट अपॉन आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और बेटा अगर हम जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट को हटाएंगे तो कौन सा साइन आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी का। इसीलिए हमने वो चीज लिख दी है, ठीक है? तो ये चीज थी समझाने वाली, छाप लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक? फिर कराते हैं आगे, जल्दी कर लीजिए बेटा। हो गया। चलिए इसके बाद यूनिट और लिख लीजिए। यूनिट, यूनिट क्या होती है? यूनिट यार पावर की होती है वाट। क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वाट। वाट को 1 वाट क्या होता है? 1 वाट डिफाइन करते हैं। इसमें 1 वाट डिफाइन करते हैं इफ वर्क डन कितना हो बेटा? 1 जूल हो। टाइम कितना लगे उसमें? 1 सेकेंड। समझ रहे बात को? किसी चार्ज को मूव करने पर जो वर्क डन कितना हो? 1 जूल हो, उसको टाइम कितना लगे बेटा? 1 सेकेंड। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो कितनी होगी? 1 वाट। तो यहां से हेंस पावर कितनी हो जाएगी? 1 जूल पर सेकेंड। हेंस 1 वाट इक्वल टू कितने होगी? 1 जूल पर सेकेंड। अब इसको डिफाइन करने का तरीका बहुत अच्छा है। डिफाइन करने का तरीका क्या है भाई? ठीक है, तो 1 watt is the power consumed by the electrical appliances if the work done is 1 joule in moving a charge in 1 second। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। चलिए तो लिखेंगे 1 watt is, ये 10th का ही पढ़ रहे हो आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ये इसमें कुछ नहीं, हालांकि आएगा भी नहीं एग्जाम में, कभी ये नहीं आता, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, खासकर ये पूछ लिया जाता है और नहीं तो एक आध क्वेश्चन दे देते हैं। बाकी ये सारा 10th का है, कोई इसके मायने नहीं है। 12th का पता नहीं क्यों डाल दिया, ये नहीं डालना चाहिए था इतना। ठीक, चलिए 1 watt इज डिफाइंड एज, लिखेंगे डिफाइंड एज, ओके, डिफाइंड एज द रेट of energy consumed, the rate of energy consumed 1 जूल पर सेकेंड। ये हो गई 1 वाट की डेफिनेशन, बहुत सरल है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अच्छा, एक और कॉमर्शियल यूनिट होती है। कॉमर्शियल यूनिट होती है हार्स पावर, पढ़ी होगी तुमने, कॉमर्शियल यूनिट। देखिए कार लेने जाओ तो हॉर्स पावर चेक करते हैं, कहते हैं कितने हॉर्स पावर का इंजन है। तो भाई साहब 1 हॉर्स पावर होता है हमेशा 746 वाट, 746 और 1 किलोवाट तो पता ही होगा कितना होता है, 1000 वाट। W से डिनोट करते हैं वाट को। चलिए इतना छाप लीजिए, इसका खेला खत्म हुआ। अब हो गया बेटा। अब आपके सिर्फ 4 टॉपिक रह गए हैं, इसके बाद 4 दिन लगेंगे और आज के बाद 4 दिन और लगेंगे। चलिए भाई, ये तो बच्चों वाला काम हो गया। अभी एक और छोटी सी डेफिनेशन करानी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, चलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यार वही इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कंज्यूम होता है, तो वही चीज है, फॉर्मूला वहीं से आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लिखते हैं द टोटल वर्क डन फॉर द एनर्जी। चलिए लिखते हैं द टोटल वर्क डन, डेफिनेशन लिखे, सिंपल है, द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF, बाय द सोर्स ऑफ EMF। सोर्स ऑफ EMF का मतलब क्या हो सकता है बेटा? बैटरी हो सकती है, जनरेटर भी हो सकता है। सोर्स ऑफ EMF by the source of EMF in maintaining an electric current, in maintaining an electric current, in maintaining an electric current in a circuit, for a given time is called electrical energy, electrical
एनर्जी कंज्यूम्ड इन आ सर्किट। ठीक, अच्छा देख लो, समझ लो एक बार में। भाई साहब आपके पास कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए आप घर में क्या लेके आए, फ्रिज लेके आए। अब फ्रिज पे क्या लिखा होता है, फ्रिज फ्रिज किससे चलेगा भाई, वोल्टेज से। उसकी कोई ना कोई पावर रेटिंग होगी, पावर होगी, अभी बताएंगे पावर रेटिंग क्या होगी। तो भाई साहब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन करने के लिए कौन मेंटेन करता है, बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ को गिवन टाइम में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। बोलो आया समझ में, आया। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मान लो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता, तो हम कहते इसको जिसने एनर्जी दी, भाई बैटरी से लगाते, तो हम कहते कि बैटरी ने इसके अंदर स्टेडी करंट फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी खर्च की, ठीक है, गिवन टाइम में, जितने टाइम तक, उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो खर्च होके आती है, वही आपके यहाँ बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखते हैं E इक्वल टू बेटा P इंटू टी, पीटी होती है यूनिट यार, एसआई यूनिट हमेशा जूल होती है, एनर्जी कोई भी हो, एसआई यूनिट हमेशा आपको पता है क्या होती है, जूल, कैपिटल जे से शो करते हैं। लेकिन भाई साहब कॉमर्शियल यूनिट बहुत अच्छी बात है पढ़ना, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, ये पूछ लिया जाता है, बस यही है इंपॉर्टेंट इसका, और कुछ नहीं है। KWH किलोवाट आवर, ठीक है। अच्छा इसी का नाम बेटा यूनिट होता है, जो आपके घर में कहते हैं बिजली इतने यूनिट खर्च हो गई, जैसे किराएदार किसी घर में रहते हैं या नहीं रहते हैं, किराएदार से कोई मतलब ही नहीं, तो फालतू का लॉजिक है। जैसे आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर चेक करते हो, तो आप अपने पेरेंट्स को बताते हो, अगर पापा ने कहा मम्मी ने कहा देखो भाई कितना बढ़ गया, कितनी नंबरिंग हो गई, तो आप कहते हो इस महीने में 200 यूनिट खर्च हुए, तो 200 यूनिट बोलते हो ना, यूनिट का ही नाम होता है किलोवाट आवर। आई बात समझ में, किलोवाट आवर इज द नेम ऑफ द यूनिट। उसी यूनिट को शॉर्ट में कहते हैं किलोवाट आवर को शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अगर आपके घर में 200 यूनिट खर्च हो रहा है पर मंथ में, तो इसका मतलब आपके घर में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो 200 किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं पर एक महीने में। आई बात समझ में, तो किलोवाट आवर का मतलब यही होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यही होती है, किलोवाट आवर होती है। चलिए अच्छा, इसको एक और नाम कहते हैं, इसे जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, और बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये ब्रिटेन ने रखा था, BOT, पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये यही चीज पूछने वाली है इसमें कि किलोवाट आवर क्या होता है, या किलोवाट आवर कितने जूल के इक्वल होता है। तो लिख लेंगे सेंस 1 किलोवाट आवर, निकाल ही लेते हैं कितने जूल्स। देखिए किलो में कितने होते हैं 1000, वाट ऐसे ही लिखा रहने दो। आर में कितने मिनट होते हैं भाई 60 मिनट, कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड हो गया। तो वाट सेकंड को क्या हम इधर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये वाट सेकंड हो गया। ठीक, तो यहां से हमारा आएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 6। अब वाट सेकंड को क्या कहेंगे, देखो वाट इंटू एनर्जी, यानी क्या हो गई जूल। 1 किलोवाट आर इक्वल टू, ये चीज होगी रखना, या हम ऐसे कह सकते हैं 1 जूल आर से जूल में कन्वर्ट करना तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर जूल से किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना तो उतने से ही डिवाइड कर दो, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 KWH। के स्मॉल बनता, के कैपिटल बनता है, W स्मॉल बनता है, H ये बनता है KWH, ऐसे बनता है। ठीक है, तो अच्छा समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब है कि यार कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ने कितनी एनर्जी खर्च की पर एक मतलब गिवन टाइम में। ठीक, अब वो एनर्जी क्या है, वर्क डन है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर करंट को मेंटेन करने के लिए, जिस सोर्स ने करंट भेजी है उसके द्वारा किया गया वर्क डन। ठीक है, तो जैसे बैटरी लगाई, बैटरी ने करंट को मेंटेन करने के लिए जितना वर्क डन किया गिवन टाइम में, तो समझ लो उस अप्लायंस ने उतनी एनर्जी खर्च कर ली अपने आप को चलाने में। आई बात समझ में, चला कौन रहा, बैटरी। ये इतना छाप लीजिए,
इतना छाप लीजिए। कल पढ़ाएंगे किरचॉफ लॉस, केवीएल खत्म करेंगे, केसीएल खत्म करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, टॉपिक खत्म। बड़ा सरल है। उसके बाद 3 डिवाइसेस रह जाएंगी। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए अब एक चीज और लिखते हैं, पावर रेटिंग। सीख लो भाई, फिजिक्स में काफी प्रैक्टिकल चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। हेडिंग डालिए पावर रेटिंग, लिखते भी जाइए, साथ साथ समझा देंगे। अच्छा, पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आप मार्केट गए, कहीं भी जाओ भाई, आप जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीद के लाओगे या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद के लाओगे, उस पर लिखा होता है। कैसे लिखा होता है? उस पर ऐसे लिखा होता है 220V और ऐसे 100W, ऐसे जरूर लिखा होगा। किसी भी बल्ब को चेक कर लेना, आप एलईडी बल्ब लेके आओ या इलेक्ट्रिक आयरन हो, तो हालांकि ये नंबर डिफरेंट हो सकती है। इंडिया में वोल्टेज इतना ही चाहिए कम से कम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सही रूप से करंट मिलने में, वरना डिम जलेगा, इससे कम मिलेगा। ठीक है, तो इतना चाहिए। 220 से एक्चुअली रेंज होती है 240, इतना मिल जाए। ठीक है, तो हम जनरली 220, तो ये तो सब पे लिखा होता है, ये नंबर चेंज होती है। जैसे बल्ब ला, तो हम कहते हैं मार्केट जाते हैं तो वो पूछता है एलईडी बल्ब कितने वाट का चाहिए, तो हम कहते हैं 10 वाट का, तो उस पर लिखा होगा ऐसे 220V और 10W। इसी को हम कहते हैं पावर रेटिंग। ये पावर रेटिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे लिखी होती है। आप फ्रिज लाओ, तो मान लो 1000 वाट का फ्रिज है, तो ऐसे लिखा होगा 220 वोल्ट 1000 वाट, या ऐसे लिख सकते हैं 220 वोल्ट 1 किलो वाट। बात एक ही। इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है, जितना पावर लिखा है, समझ लो भाई साहब, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जब उसको इतना वोल्ट तुम दोगे, तो वो पर सेकंड इतने जूल एनर्जी खत्म कर देगी। बोलो, आया दिमाग में, गया नहीं गया पावर रेटिंग का मसला? ये मतलब है। हाँ, जैसे बेटा ये तुम एलईडी बल्ब लेके आए, एक एलईडी बल्ब लेके आए मार्केट से, उस पर इतना लिखा है, तो उसका मतलब क्या? ये इसकी क्या है? पावर रेटिंग। ये है इसकी पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग बताती क्या है? उसने कहा कि भाई बल्ब को इतना वोल्टेज दोगे तो बल्ब इतनी एनर्जी, कितने जूल, 10 जूल एनर्जी कितने सेकेंड पर सेकेंड खर्च करेगा। भाई साहब, आई बात समझ में? ये होती है पावर रेटिंग। अब फटाफट डेफिनेशन, हाँ फटाफट डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। चलिए लिखेंगे, इट इज द इलेक्ट्रिकल, लिखते जाइए साथ साथ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed per second by an electrical appliance when connected across marked voltage of the mains। marked voltage of the mains। mains का मतलब मेन सप्लाई, लाइट की बात हो रही है, मेन। अब एग्जांपल भी लिख लेते हैं। A bulb has a power rating 220 volt 10 watt। लिख लेंगे, it means the bulb will consume 10 joule per second when it is operated at, it will consume 10 joule per second। 10 जूल पर सेकेंड, क्या 10 जूल? एनर्जी, 10 जूल एनर्जी भी लिख लेना, पर सेकेंड एट 220 वोल्ट। भाई साहब मतलब हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लिख लीजिए। अच्छा बेटा, अभिषेक एक बात और सुन लीजिए बेटा, कल के लिए आप हमें
कल के लिए बेटा ऐसा है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ तो जल्दी ही निकलना है, आप देखते हो दोपहरी हो जाती बहुत ज्यादा, तो आपको मैं सुबह 7 बजे पढ़ाऊंगा, कल के लिए 7 बजे पढ़ लीजिए, ठीक है सुबह? ओके बेटा? हाँ जरूर ध्यान से आ जाना टाइम से, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं, मैं 9 बजे यहाँ से निकल जाऊंगा, 7 से 8 आपको पढ़ाऊंगा, 11th को 8 से 9 पढ़ा के निकल जाऊंगा, ठीक है बेटा? तो कल के लिए 7 से 8, बाकी ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया सर। समझ में आ गया अभिषेक, पावर रेटिंग वगैरह ये सब आज का लेक्चर? यस सर। हाँ चलिए ठीक है, इसको अच्छे से मेहनत करिए, और बेटा मंडे को मिलूंगा मैं सेम टाइम में, तब तक आपके पास 3 दिन होंगे, कल का दिन पूरा, सैटरडे और संडे, खूब अच्छे से रिवीजन कर लीजिए जितना पढ़ा है इसमें, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है बेटा।